बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप अगर बच्चे की वल्दियत से इनकारी हो, तो क्या फिर भी उसको खर्चा पड़ सकता है? या इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ या नताइज क्या हो सकते हैं? कानून इसको किस नज़र से देखता है और इसके बारे में आला अदलिया की क्या राय है? बायोलॉजिकल चाइल्ड और लेजिटिमेट चाइल्ड, ये 2 मुख्तलिफ टर्म्स हैं। कानून इसको किस तरह से बयान करता है और इसके बारे में क्या पैरामीटर्स डिटरमाइन किए गए हैं? इस तमाम बहस में एक खातून की जो डिग्निटी है, उसको मद्देनज़र खत रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जिसको हासिल है, उसके बारे में अदलिया की राय क्या है और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किस हद तक अहम है? आज हम इस पर कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले हम जो कुछ रिसेंट केस लॉज़ हैं, आला अदलिया की जो राय है उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी के चैप्टर पे जो रिसेंट कुछ जजमेंट्स हैं, जो एज़ अ लैंडमार्क जजमेंट्स कंसिडर की जा रही हैं और उन पर एज़ अ प्रेसिडेंट अमल भी हो रहा है। अदालतें उसको मुझे खातिर भी रख रही हैं, रखनी भी चाहिए। तो उसके बारे में सेटल जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, राइट ऑफ मेंटेनेंस का, उसके बारे में एक मुस्लिमा कानूनी असूल है कि नाम का हक बच्चे का ज़ाती और फितरी हक है। यह हक बच्चे के फलाह, इंसाफ और मसावत के असूलों पर मबनी है। कोई भी बच्चा जो बालिग नहीं है, तो हर सूरत में उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। यह हक बच्चे की फलाह, इंसाफ और मसावत के असूलों पर मबनी है। अगर बाप की हयातियाती या बायोलॉजिकल हैसियत साबित हो जाए, तो नाम हक की ज़िम्मेदारी खुद ब खुद आयद हो जाती है। ये तो सीधी-सीधी बात होगी कि ब बाप की बायोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल हैसियत साबित हो जाए कि किस तरह से बाप ये बच्चा उसी बाप का है। ये तो सादा-सी बात होगी। बाप महज़ तकनीकी एतराज़ात या जायज़ नाजायज़ औलाद के इख्तिलाफ़ को बुनियाद बनाकर ज़िम्मेदारी से बरी और ज़िम्मा नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो कहे कि जी ये बच्चा मेरा है, मेरा इससे निकाह नहीं है खातून से, या ये इर्रेगुलर मैरिज है, या कोई दीगर कोई चीज़ का कोई एतराज़ बाप की तरफ से आ जाता है, लेकिन बायोलॉजिकली उसका ही बच्चा वो कंसीडर होता है, तो उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा, इवन कि उसका उससे निकाह भी नहीं है तो फिर भी। इन 2 टर्म्स को बायोलॉजिकल चाइल्ड और लेजिटिमेट चाइल्ड को जब बयान किया जाता है या इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो कानून की नज़र में ये दोनों के दरमियान जो फ़र्क किया गया है, वो है डीएनए रिलेशनशिप से वालिद से वो बच्चा जिसका जीनियाती ताल्लुक या साबित हो जाए, यानी कि मेडिकली एक बच्चा जो किसी शख्स का से उसका डीएनए से या मेडिकली साबित हो जाए, तो वो बायोलॉजिकल चाइल्ड हो गया, इवन कि उसका उससे निकाह भी नहीं है। कई दफ़ा ऐसे केसेज़ होते हैं कि रेप के केसेज़ होते हैं, या दीगर किसी किस्म के मामले होते हैं, तो उनमें निकाह के बगैर बच्चे पैदा होते हैं या मिलते हैं, तो किसी भी तरह से उसका उससे कंसर्न साबित हो जाता है, तो वो उसका बाप ही कंसीडर होगा और उसको उसका खर्चा देना पड़ेगा। ये तो हुआ बायोलॉजिकल चाइल्ड। लेजिटिमेट चाइल्ड जो है, वो बच्चा जो कानूनी निकाह के दौरान पैदा हो, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। लिहाज़ा नस्ब पैटर्निटी का हयाती सबूत तलब का बुनियाद बन सकता है, चाहे निकाह का तनाज़ा मौजूद हो। लेजिटिमेट चाइल्ड वो बच्चा है जो निकाह के 6 माह के बाद पैदा हो या तलाक के 2 साल के अंदर पैदा हो और इस दौरान उस खातून की किसी दूसरे शख्स से शादी ना हुई हो। ये कानून इस हद तक इस लेजिटिमेसी को बयान करता है। बाकी ये मोहम्मद लॉ के भी कुछ असूल हैं और इनको अगर मेडिकली प्रूव हो जाए, तो उसूल जो है कि 6 माह के बाद और तलाक से 2 साल के अंदर पैदा होने वाला बच्चा उसी बाप का कंसीडर होगा जिससे उस खातून का निकाह था। आप माने या ना माने, ये रूल है, असूल है, कानून है। लेकिन इसके दौरान दीगर रेलेवेंट फैक्ट्स भी देखे जाएँगे कि क्या खातून ने इस दौरान किसी दूसरे मर्द से कोई शादी की या कोई मेडिकल ग्राउंड पे इस पर है। कुछ केस गाइडेंस हैं 2025 एलएचसी 795 आप देख लें। इसमें ये मोहम्मद अफजल वर्सेस फेमिनिस्ट कोर्ट फैमिली कोर्ट के टाइटल से केस है। में लाहौर कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर मुद्दा हयाती बाप उनसे इनकार करे, तो मुद्दई पर लाज़िम है कि मुकाबले कबूल मौत व शहादत से नसब साबित करे। यानी कि बाप कहेगा कि मेरा बेटा ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ साबित करना पड़ेगा। नसब सामने का बाप कानूनी इख़्तिलाफ़ के तौर पर ना देने का पाबंद होगा। ये फैसला अदालती रहनुमाई करता है, अदालती इल्ज़ामात पर नहीं बल्कि ठोस सबूत पर इन्हिसार करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो डिग्निटी है ख़वातीन की, उसके बारे में आर्टिकल 14 का ये हवाला दिया गया है कि इसके तहत हर शख़्स की इज़्ज़त वक़ार जो है ये नाक़ाबिल तंसीह है और आईनी पाक इसको प्रोटेक्ट करता है। अदालतें ख़वातीन की किरदारकुशी की इजाज़त नहीं दे सकती, झूठे और बदनीति पर मबनी एतराज़ात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदालतें अमल को किसी की तज़हीक का ज़रिया नहीं बनने देगी। ये हुई हो गई कि किसी भी खातून की मर्ज़ी से बगैर जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डीएनए नहीं करवाया जा सकता। अगर वो खातून की मर्ज़ी नहीं है, तो उसके बच्चे का डीएनए करवाया नहीं जा सकता। खातून जब अपने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू करती हैं, तो उन्हें इस्लामी जिसकंजी विक्टिमाइज़ेशन से महफूज़ रखना अदालत की ज़िम्मेदारी है। जो बच्चे की वेलफेयर है, उसको भी आपने देखना है कि अगर बच्चा अदालत के किसी इक़दाम से वो अपने बाप से शिनाख्त उसकी चली जाती है, या साबित नहीं होता कि वाक़ई इसका बच्चा इसी का बेटा है, जिससे उसकी वालिदा का निकाह है और वो उसका बच्चा नहीं है, तो ऐसी कोई बात साबित हो जाती है, तो बच्चे के लिए एक मसाइल पैदा होंगे, हालाँकि बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तो इस बारे में बच्चे के बेहतरीन मुफाद के लिए बच्चे के जिस्मानी ज़रिए मुआशी फलाह, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी का हक भी देना अदालतों की ज़िम्मेदारी है। अदालत में सिर्फ़ कानूनी तनाज़ा हल करना नहीं है, बल्कि बच्चे के मुस्तक़बिल को महफ़ूज़ बनाना है। कोई ऐसा रिस्क ना लिया जाए जिससे बच्चे का फ्यूचर डिस्टर्ब हो और उसे उसके बाप की या माँ की कोई शिनाख्त भी छिन जाए। तो कंक्लूड करते हुए आपको बताया कि ना, आपका बच्चे का हक है, बाप की ज़िम्मेदारी है, यानी नस्ब साबित होने पर ज़िम्मेदारी लाज़िम है। औरत की इज़्ज़त और वक़ार आईनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अदालतें समाजी तअस्सुफ़ का प्लेटफ़ॉर्म नहीं बन सकती। हर फ़ैसला बच्चे के बेहतरीन मुफ़ाद को सामने रखकर किया जाना चाहिए।